आजकल थोड़ी बहुत बातें पीओके पे भी चल रही हैं। वहाँ कुछ आपने देखा होगा कि कुछ घटनाएं भी हो रही हैं। अब मोदी सरकार जो है, हमारा मत इस पे बहुत स्पष्ट है। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हम बहुत क्लियर हैं कि पीओके जो है भारत का अंग है। इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम खत्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। अब इस पे आप देखते हैं कि विपक्ष का जो सोच जो है वो बिल्कुल विपरीत दिशा में है। फारूक अब्दुल्ला साहब हमको याद दिलाते हैं कि नहीं पीओके की बात ही नहीं करिए क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अब न्यूक्लियर वेपन्स जो है, हम लोग जो हैं भारत के न्यूक्लियर वेपन्स पे गर्व रखते हैं। विपक्ष जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन्स को लगता है कि उसको ज्यादा अहमियत देते हैं। अगर मणिशंकर अय्यर हों या फारूक अब्दुल्ला हों, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से इतना डरते हैं, उनको कहता कि वो तो सोचते हैं कि हमें पीओके में बात ही नहीं करनी चाहिए। तो मैं कहूंगा कि जो भी सुरक्षा के विषय हम जो हैं सीएए के पक्ष में हैं, हमारा इरादा है सीएए को आगे ले जाना। वो जो हैं वो वोट बैंक के बंदी हैं और शुरू से उनका कभी जो पड़ोसी देश से जो माइनॉरिटीज जिनको भारत आना पड़ा, उनके लिए उनकी कभी चिंता नहीं थी। उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके बारे में कभी सोच नहीं थी। आगे की बात अगर हम करें तो मोदी की गारंटी जो है ये आश्वासन देता है कि हमारे सीनियर सिटीजन्स जो हैं 70 से ज़्यादा जिनकी उम्र हो उनको फ्री हेल्थ एक्सेस मिलेगा। जो मुद्रा लोन के लाभार्थी जो हैं, मुद्रा लोन का जो उसकी कीमत जो है वो हम उसको दुगना करेंगे। जो आवास योजना के तहत जो घर बने हैं उनकी घर की संख्या और हम बढ़ाएंगे, 3 लाख घर और हमारे बनाने का इरादा है। जो स्वनिधि, जो वेंडर लोग जो हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी के जहां जिनको वहां से रोजगारी मिलती है उनके लिए स्वनिधि लोन को भी हम आगे ले जाएंगे। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरे देश में आप देख चुके हैं कि गतिशक्ति के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बदलावट आया है कि आज जो है भारत में रोज 28 किलोमीटर हाईवे बन रहे हैं, 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक लग रहा है कि हर 2 साल कहीं 3 शहरों में कहीं मेट्रो बनते हैं। या एयरपोर्ट का भी अगर आप देखें कि पिछले 10 साल में एयरपोर्ट की जो संख्या जो है वो दुगना हो गई है। हर साल 7-8 नए एयरपोर्ट आते हैं। तो ये एक विजन है, ये डेवलपमेंट का विजन है, ये डेवलपमेंट का रिकॉर्ड है और ये समावेशी भारत की बात करते हैं। पर जो है ये भारत जो है आगे भी बढ़ रहा है, भारत की प्रगति, उसकी उन्नति, उसकी टेक्नोलॉजी। तो ये एक मैं कहूँगा पूरा पैकेज है देश के सामने। और इसका जो विकल्प जो है वो आपने वो भी सुना है कि जो पुराने पॉलिसीज जो फेल हो चुके थे कि आपकी प्रॉपर्टी की सर्वे होगी, कि कोई और तय करेगा कि आपका अपने प्रॉपर्टी पे हक है या नहीं है, या किसी और का आपके प्रॉपर्टी पे ज्यादा हक है क्या। तो जो हमने पुराना देखा था कि वो जमाना कि जहां परमिट राज था, जहां लाइसेंस राज था, जहां हाई टैक्सेशन था, तो वो जो है वो एक अल्टरनेटिव पैकेज और अल्टरनेटिव विजन है। तो ये मैं कहूँगा देश के सामने, पब्लिक के सामने ये एक चॉइस है। अगर देश की सुरक्षा की बात करें, क्योंकि हम सब लोग जो हैं हमें देश की चिंता तो होती है, ये स्वाभाविक है। तो एक मैं कहूँगा अगर विकल्प की बात करूँ तो मोदी सरकार, एनडीए सरकार, भाजपा की सरकार, हमारा कमिटमेंट है कि हम आतंकवाद का सामना करेंगे। आपने रिकॉर्ड में देखा है कि हम कैसे टेरर फ्री इंडिया, टेरर फ्री मुंबई बनाए।
और जो दूसरे पक्ष विपक्ष का है कि भाई आतंकवाद होता है, अब हम क्या करें, हमें तो झेलना ही होगा, ये उनका रिकॉर्ड है, ये उनकी सोच है। इसका अगर उदाहरण दें तो मैं 26/11 के शहर में हूं। आपको याद होगा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया था। उस समय के बाद यूपीए सरकार के आखिरी एनएसए जो थे, उनका कहना है कि हमने बहुत विचार विमर्श किया और फिर तय किया कि एक्शन लेने की कीमत जो है ज्यादा है, ना एक्शन लेने की कीमत कम है, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया हम कुछ नहीं करेंगे। अब मोदी सरकार की रिकॉर्ड है, उरी की रिकॉर्ड है, बालाकोट की रिकॉर्ड है, और ये मैं कहूँगा कि आज जो है ये एक किस्म से दुर्भाग्य है कि जो हमारा जो जवाब भी था उस पे भी आज लोग आलोचना कर रहे हैं, कि लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि अच्छा बालाकोट में क्या हुआ, या लोग 26/11 पर कि आज कोशिश हो रही है कि कसब का पक्ष रखने के पब्लिक के सामने। तो ये मैं कहूँगा क्लियर चॉइस है आतंकवाद पे कि कौन सी सरकार, कौन सी विचारधारा जो है आतंकवाद के खिलाफ है, कौन सी विचारधारा जो है आतंकवाद के लिए कहीं ना कहीं कुछ एक्सक्यूज, कुछ तर्क और कोई इसका जवाब देने के लिए उसके खिलाफ। रिकॉर्ड की बात करूं तो पिछले 5 साल में एक जो हमारी बड़ी उपलब्धि थी वो धारा 370 पर थी, और ये भी हम कहेंगे कि जो एनडीए का रिकॉर्ड है और एनडीए की सोच जो है, मोदी सरकार की सोच जो है कि कश्मीर को देश के साथ इंटीग्रेट कैसे किया जाए, कश्मीर की डेवलपमेंट इसको हम कैसे और आगे बढ़ाएं, और कश्मीर और उल्टा आप देखते हैं कि 370 के साथ कौन चलाना चाहता था इसको, किसका हित था इस पे, तो ये भी देश के सामने बहुत क्लियर चॉइस। 14 के पहले 2G, 3G, 4G टेक्नोलॉजी ये कहाँ से आते थे? ये मेक इन चाइना था, मेक इन यूरोप था। अगर उसमें कोई मेक इन इंडिया था 3G में, वो तो भ्रष्टाचारी में था, टेक्नोलॉजी में नहीं था। तो मैं कहूँगा आज टेक्नोलॉजी की बात करें, टेलीकॉम की बात करें, रेलवे की बात करें, अभी सेमीकंडक्टर, अभी हमने तय किया है कि आप सब जानते हैं चिप्स का महत्व जो है कि आज देश को सेमीकंडक्टर्स क्यों, इस पे हमें अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए, क्योंकि बिना सेमीकंडक्टर के आपकी ऑटो इंडस्ट्री रह जाएगी पीछे, आपकी व्हाइट गुड्स इंडस्ट्री रह जाएगी पीछे। अब ये रिकॉर्ड देखिए, आज हम जो है माइक्रोन को लाए हैं, ताइवानीज कंपनी PMSC को लाए। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, 15 साल पहले इंटेल आई थी भारत। इंटेल ने बहुत कोशिश की, किसी को इंटरेस्ट नहीं था यहाँ, और इंटेल यहाँ फैक्ट्री लगाने के बजाय चाइना और वियतनाम गई। तो अगर आप देश का फ्यूचर भी देखते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत क्लियर चॉइस है पब्लिक के सामने कि कौन जो है, किसका विजन है, कौन टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, कौन जो है टेक्नोलॉजी को प्रोजेक्ट में उतार सकता है, कौन जो है अपने लोगों पे विश्वास करता है कि सरकार जो है, हम लोगों ने मेक इन इंडिया, इन्वेंट इन इंडिया वैक्सीन बढ़ाई थी। विपक्ष जो है वो चाहती थी कोविड के टाइम पे कि हम इंपोर्ट करें वैक्सीन को। तो ये मुझे लगता है कि बहुत क्लियर डिवाइड है दोनों के बीच में, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन किसी भी क्षेत्र में जब पब्लिक को इन दोनों विकल्पों के बीच में चुनना होगा तो उनको जरूर उनके मन में ये बहुत स्पष्ट होगा कि देश के हित में मोदी के हाथ मजबूत करें या मोदी को हटाएं। इन दोनों विकल्पों में से मुझे तो विश्वास है कि वो जरूर हम पे भाजपा, मोदी सरकार, एनडीए पर उनका आशीर्वाद जरूर होगा। तो यही चीज, यही मैसेज मैं देने आया हूं। हो सकता कि आप लोगों के मन में कुछ
प्रश्न हो या कुछ विचार हो, तो अगर आप एक एक करके, यस, एक एक अल्टरनेट करेंगे। यस, शुरुआत यहां से। इकडे माइक दे, इकडे एक यहाँ माइक, यहाँ पहला एक। So, Dr. S. Jaishankar, thanks a lot for interacting media here. I have a simple question. When country's prime minister will interact with the press? I think the country's prime minister addresses the people through a variety of means. माइंड करिए, एक एक प्रश्न को माइंड करिए, प्लीज माइंड करिए। Through a variety of means, and I leave it to his good judgment when, where, how, and with whom he should interact. माइंड करिए प्लीज। Hello. Good morning, sir. This is Yash Jain from CNBC TV 18. I'm here, sir. Just wanted to ask two questions, sir. The first one was, there's a historic deal which is expected to be signed today with respect to taking over the management of Chabahar Port. In your understanding, how does it help India in sort of making it independent with respect to port transit against, of course, something that China has, something that Pakistan has in terms of their ports? How historic would this be for the next 10 years in terms of port capability? Second question is on India-UK FTA talks as well. Of course, with the election starting, that has been put on hold. How confident are you that you'll be able to sort of have a conclusion on that as soon as the elections end and the talks start? On the Chabahar agreement, my understanding is my cabinet colleague Sarbananda Sonowal ji is today going to Iran. And it is expected that we would see the long-term agreement between India and Iran on Chabahar. We've been running it on the basis of ad hoc arrangements. This is not because of any problem on the Indian side. The issue was really, there was a lot of problems as to exactly who the combination of partners would be in Iran. So we believe that as and when a long-term arrangement is concluded, it will clear the pathway for bigger investments to be made in the port. Right now, the port has not grown because actually we didn't, if you don't have a long-term agreement, it's very difficult to invest in a port. So the very clear expectation is that the Chabahar port, at least that part of the Chabahar port that we are involved in, that will definitely see more investments. It will see more connectivity linkages coming out of that port. And we believe today that connectivity is a very big issue in that part. International North-South Transport Corridor, which we're doing with Iran, Russia. Chabahar will connect us to that, also to Central Asia. We have a separate corridor, the IMEC corridor through Saudi Arabia. So I think I would await confirmation of the agreement. Nothing is done till it's done. But definitely it's heading in a good direction. Your second question on the FTA, an FTA with Europe, European Union is the most difficult FTA, most complex FTA to do because there are a lot of non-trade issues involved in that FTA. So we are confident that we will certainly on our side try to take it forward. But typically, I'd be honest because again, what had happened was we lost a lot of time in between because of changes of positions. I mean, what has happened has happened. So we are definitely very serious about pushing it. My expectation is going into the next term, if all goes well with us, it would definitely be one of our important trade priorities. And I must say, since we are talking trade, if there is one person who's really made a huge difference when it comes to commerce and trade, it is my colleague, the Commerce and Industry Minister, who's a candidate from Mumbai. I think his personal role in taking forward the Australia agreement, the UAE agreement, the EFTA agreement, the progress we have made in UK with the EU, with the Gulf,
I think he's been really absolutely dynamic and creative in this. So in fairness, I should appreciate it today. Sir, hi. This is Namaskar, Palak Shah from Business Standard. Sir, I want to take your views on why the United States, which is a friend of India, talks like an enemy when it comes to the issue of Khalistani terrorism in the country. And second, when do you see Balochistan getting separated from Pakistan, and what role does India have to play? No, I'm not sure I would agree with the way you have put the question. Because when it comes to giving space to Khalistani supporters, I think you may be confusing the United States with another country in the same continent, a little bit to the north. The United States, yes, it's not like we don't have issues with the United States. We have, because many of these countries, to varying degrees, they give latitude in name of freedom of speech. We have an issue with it because we don't think freedom of speech should extend to advocating and supporting separatism, terrorism, extremism, violence, etc. And we often ask these countries saying, look, if you were at the receiving end of such views, of such freedoms and expressions of such freedoms, we've seen actually what your attitude is. So we have issues with the United States. I'm not, I'm not saying that we don't, but I wouldn't go as far as, the way you have, the words you have used and the manner in which you have described. Regarding the future of Pakistan, look, I think it is very clear that this is a country whose past actions over many, many decades today have come back to actually haunt that country in different ways, economically, politically, terrorism. So pretty much everything which you see today as a problem in Pakistan is actually a consequence of their own policies, which have rebounded on them. So I think we'll have to wait and see. I mean, you reap what you sow at the end of the day. So we'll have to wait and see. India has actually appeared very weak when it comes to Germany and getting our Beti Arena. Namaskar, Sorry, sir. you have had Shivam your Pathak, CNBC Awaaz se. Sir, if you look at South Asian economies, including China, sabhi turmoil situation mein hai, but we Indians are shining like a star. How you think, if a stable government comes to power, how well are we placed to grab this opportunity? One. And as a diplomat and as a foreign minister of India, you have traveled the globe not once or twice, but several times. What all changes have you noticed in the foreign investors as far as India is concerned? I have every confidence that we will not only have a strong and stable government, but we'll have a government with a stronger majority, and therefore with a greater ability to take decisions which will take this country forward. Because countries don't go forward on autopilot. You need a leader, you need a vision, you need a policy, and you need the legislative backing. So our message in this election is very clear. The message is, if you want to see your country do well, please strengthen the hands of Prime Minister Modi. Now, that message is recognized throughout the world. That what does an investor want? If today you tell an investor, guys, we are going to survey your investment also, and who knows, maybe we'll take your investment and give it to somebody else. So what an investor wants easier to do business. Investor wants a talent pool which is better skilled, better educated. Investor wants better infrastructure, the kind of progress that we've seen in 10 years, but at a higher level. So if you look at each of this, how do you improve the HR quality? How do you create business and employment opportunities? How do you improve the infrastructure? How do you keep responsible policies? During COVID, when I look at some of the advice that we got from so-called eminent economists, I thank God that,
that we actually read them for what they were, that we followed our own, gut instincts, and actually to maintain the fiscal deficit discipline today. Don't think 7% growth and an inflation level which is as low as it is today came automatically. It came because people made the right judgments at the right time under stress, against the advice of many people. So, as I said, we have many choices in this election. Reformist, sensible, growth-oriented, inclusive policy is on one side. Return to pre-1992 is on the other side. And I think foreign investors also, nobody wants us to return to pre-1992. Yes. Hello, sir. This is Sucheta Anjalia from Money Control. The first phase of the government was about policy reforms and corporate governance repairing. The second phase was about growth phase where capex and infrastructure spending was increased. What would be the big headline for Modi 3.0 from a capital market standpoint? One, you'll have to wait and see in the first 100 days and the budget which will come in that period. But the fact is, in a way, a certain base has been created. That base today allows us really to think much more ambitiously and boldly for the country. We are really, if one looks today at the world, I can tell you, I'm giving you now in a way a foreign minister's perspective. Look, the world is looking for more sources of production in order to de-risk the global economy. The world doesn't want a single geography of production. The world is looking for more supply chains. The world is looking for more countries where something as critical as chips and semiconductors can be made, because they actually pretty much control the rest of global production in every other sphere. And for that, you need the right kind of local talent other than the willingness to invest. So I definitely see public investments continuing. I see greater enthusiasm for private investment. I think a lot of people are looking after June 4. They will see those numbers, and I think that will strengthen the resolve to invest in this economy. I definitely see much more foreign investment coming in. So right now, everybody is like, okay, let June 4th happen, and then I'm going to take the call. I think that's the kind of situation where we are in right now.